हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आपके लिए मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड LT 2024 की प्रिपरेशन की फर्स्ट पेपर की सीरीज। और फर्स्ट पेपर में मैंने बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस कर ली है। जो यूनिट थर्ड है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसकी हमने जो है 14 क्लासेस लगभग कर ली है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको दे दूंगा। वहां से आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है वहां पे जाके टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस दे सकते हैं। बाकी एक प्लेलिस्ट आपको जीके जीएस की मिलेगी और एक रीजनिंग की मिलेगी, वो भी आप देख सकते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ प्रज्ञता क्या टॉपिक के बारे में। अब देखिए, जो प्रज्ञता गाइडलाइंस थी वो क्या थी और वो किसके लिए थी, इस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रज्ञता जो गाइडलाइन थी वो आपके कोविड टाइम पे इशू हुई थी, और इसका जो श्रेय था वो आपके उस समय के मुख्य जो आपके शिक्षा मंत्री थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो उत्तराखंड के थे, रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने ट्वीट करके इस परियोजना को चलाया था, इस गाइडलाइन को दिया था। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप चैनल के पुराने स्टूडेंट हैं या पुराने फ्रेंड्स हैं हमारे, तो आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होके आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, प्रज्ञता के बारे में। तो प्रज्ञता क्या है, देखिए। प्रज्ञता जो चलाया था, एक्चुअली वो चलाया था आपके MHRD ने। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसने जो है क्या किया था, आपके पास डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए या डिजिटल शिक्षा पर जो है प्रज्ञता शीर्षक से दिशा निर्देश जारी किए थे। यानी प्रज्ञता है क्या आपके लिए, पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, यानी MHRD ने या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश जारी किए थे, और वो किस शीर्षक के थ्रू जारी किए थे, प्रज्ञता शीर्षक के थ्रू जारी किए थे। तो प्रज्ञता शीर्षक के थ्रू MHRD ने क्या किया था, आपके पास गाइडलाइन जारी की थी, और उन गाइडलाइन को ही आप क्या कहते हैं, प्रज्ञता गाइडलाइंस कहते हैं। प्रज्ञता गाइडलाइंस अगर आपको पूछा जाए कि किससे संबंधित है, तो प्रज्ञता गाइडलाइंस आपकी जो है वो डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है, डिजिटल शिक्षा से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं। दिशा निर्देश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी NCERT द्वारा तैयार किए गए थे। तो जो डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञता शीर्षक से जो दिशा निर्देश जारी किए थे, वो दिशा निर्देश बनाए किसने थे, NCERT, नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। आपको पता है इसकी फुल फॉर्म, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT द्वारा जारी किए तैयार किए गए थे। और जारी किसने किए थे, MHRD ने। तो जो प्रज्ञता गाइडलाइन है उसको बनाने का श्रेय जाता है NCERT को, और उसको जारी करने का श्रेय जाता है MHRD डिपार्टमेंट को। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट। यह केवल सलाहकारी प्रकृति के हैं, और राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अपने स्वयं के नियम बना सकती है। देखिए, ऐसा हुआ था कि जब कोविड-19 था, उस टाइम जो है डिजिटल लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी, और उसका नाम जारी कर दिया गया था प्रज्ञता के नाम से। उस टाइम अचानक से जो है ICT के क्षेत्र में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, क्रांति आई। उसका एक पार्ट प्रज्ञता भी था। तो जो ह्यूमन रिसोर्स, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मंत्री थे उस टाइम, रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने इस प्रज्ञता शीर्षक से दिशा निर्देश जारी किए थे डिजिटल एजुकेशन के। और ये कहा गया था इसमें कि हर हर राज्य जो है अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर इसमें नियम बना सकती है और बदल सकती है। यह केवल एक सलाहकारी प्रकृति है। मतलब
ये ऐसा नहीं था कि थोप दिया कि ये गाइडलाइन आपके पास आ गई, अब इसको आपको फॉलो कराना है, आप कैसे भी कराइए, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि डिजिटल शिक्षा पर हम एक दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, अगर आपके एरिया में इससे हटके भी कुछ लागू हो सकता है, या ये सारी चीजें लागू नहीं होगी, कुछ तो कुछ लागू हो सकता है, तो उनको लागू कराया जाए और डिजिटल एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। दिशा निर्देशों में ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग के 8 चरण शामिल है। इसकी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस दिशा निर्देश में जो ऑनलाइन लर्निंग है या डिजिटल शिक्षा है उसके 8 चरण इन्होंने बताए। अब देखते हैं कि क्या वो 8 चरण बताए। तो चलिए देखिए, 8 चरण में देखो, पहला था प्लान, दूसरा रिव्यू, तीसरा अरेंज, चौथा गाइड, पांचवा टॉक, छठा असाइन, सातवां ट्रैक और आठवां एप्रिसिएट। योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बातचीत, असाइन, ट्रैक, सराहना करना। डिजिटल एजुकेशन के 8 चरण दिए प्रज्ञता दिशा निर्देश ने। अब इसमें जो है एक एक करके अगर आप इनकी बात करते हैं, तो प्लान का मतलब था कि आप किस तरह से प्लानिंग करेंगे, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्लान कीजिए। क्या बनाइए? योजना बनाइए। योजना बनाइए किसके लिए? उसने कहा आप योजना बनाओ किसके लिए? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। फिर समीक्षा, रिव्यू कीजिए अपनी योजना को, जो आपने स्टेप 1 में योजना बनाई, उसको देखिए कि वो आपके यहाँ कितनी इम्प्लीमेंट हो सकती है, किस क्षेत्र में कैसे, आप कहीं नेट ही नहीं है तो वहां आप कैसे डिजिटल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर जहां जिस तरह से व्यवस्था हो सकती थी उस तरह का अरेंजमेंट कीजिए थर्ड में। अब जब सारी चीजें आपने कर ली, तो अब बच्चों को जो है मार्गदर्शन दीजिए, गाइडेंस दीजिए, फिर बच्चों से बातें कीजिए, उनसे टॉक कीजिए। असाइन का मतलब हो गया कि उनको जो है असाइनमेंट दीजिए, असाइनमेंट बच्चों को दिया जाए एजुकेशन में। ट्रैक किया जाए, ट्रैक का मतलब कि आप इवैल्यूएशन कीजिए कि कहाँ तक बात पहुंची, मूल्यांकन कीजिए कि कहाँ तक आपके द्वारा बताई गई सारी चीजें बच्चों तक पहुंच रही हैं। और लास्ट में अगर बच्चा अच्छा कर रहे हैं तो उनको सराहना दीजिए, अप्रिसिएट कीजिए। तो इस तरह से ये जो 8 चरण थे, योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बातचीत, कार्य सौंपना, पता लगाना और सराहना करना, तो इस तरह से आपके 8 चरण थे। पहला योजना, समीक्षा, व्यवस्था, फिर आपके पास मार्गदर्शन, फिर बातचीत यानी वार्ता जिसे टॉक कहते हैं, कार्य सौंपना, फिर पता लगाना और फिर आपके पास सराहना करना। तो ये 8 चरण आपके दिए, किसने दिए? ये आपके थे प्रज्ञता दिशा निर्देश में जारी किए। और डिटेल से जानते हैं चीजों को। तो मार्च 2020 के मध्य में देश भर में 25 करोड़ से अधिक छात्र स्कूल से बाहर हैं, कोविड महामारी के कारण। इसी को देखते हुए जो है दिशा निर्देश स्वीकार करते हैं कि छात्र ऐसे घरों में रहते हैं जो विभिन्न श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, कोविड-19 में मार्च 2020 के मध्य में देश भर में से बहुत सारे छात्र जो है वो घर से क्या थे, मतलब स्कूल से क्या थे, बाहर थे। तो उनको जो है पहले हर श्रेणी वाइज कैटेगराइज किया गया। कैटेगराइज करने का मतलब किस तरह से कैटेगराइज किया गया उसके बारे में देखते हैं। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास 4G इंटरनेट एक्सेस वाला कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है। दूसरा क्या होगा, जिनके पास स्मार्टफोन है लेकिन इंटरनेट तक सीमित या कोई पहुंच नहीं है। तीसरा क्या होगा कि जिनके पास केबल या डीटीएच वाला टेलीविजन है। तो इस तरह से इसकी जो गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी किए गए उसमें पहले बच्चों को भी कैटेगराइज किया गया कि बच्चे कितने कैटेगरी में होंगे। ऐसे आपके पास एक चौथी कैटेगरी बनाई गई, जिनके पास रेडियो सेट या एफएम रेडियो वाला बेसिक मोबाइल फोन है। और एक बनाई गई जिसके पास कोई संचार उपकरण नहीं है। तो इस तरह से बच्चों को कितनी कैटेगरी में रखा गया? 6 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी रखी गई जिनके पास सब कुछ होगा, एक तरह से 4G इंटरनेट एक्सेस वाला कंप्यूटर या स्मार्टफोन है। उनको कैसे आप इन दिशा निर्देशों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे डिजिटल एजुकेशन वहां तक प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा कहा गया जिनके पास स्मार्टफोन है लेकिन इंटरनेट तक सीमित या कोई पहुंच नहीं है। तीसरा कहा गया कि जिनके पास केवल डीटीएच वाला टेलीविजन है। तो आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले आपको बताया कि ज्ञान दर्शन उनके लिए दिया गया, और ज्ञान दर्शन चैनल से 24 आवर्स जो है एजुकेशन प्रोवाइड हुई।
अगला देखिए कि किस तरह से आपके 5 कैटेगरी करी गई। इसके बाद अगली कैटेगरी क्या आती है कि जिनके पास रेडियो सेट या एफएम रेडियो वाला बेसिक मोबाइल फोन है, जियो फोन आप देख सकते हैं, या जिसमें केवल एफएम चलता है। और लास्ट, जिनके पास कोई संचार उपकरण नहीं है, उनको भी डिजिटल एजुकेशन से जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है, उसके लिए ही जो है ये सारी गाइडलाइन जारी हुई थी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि डिजिटल कक्षाओं का उद्देश्य इंटरनेट पर फेस टू फेस कक्षाओं को फिर से बनाने का प्रयास करना नहीं है। ये नहीं है जरूरी कि इंटरनेट पे फेस टू फेस कक्षाएं चलेंगी। हर तरह से जो है डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। जरूरी नहीं आप फेस टू फेस क्लास चलाइए, आप ज्ञान दर्शन के माध्यम से, रेडियो के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चलाया गया। और जहाँ जिस क्षेत्र में अगर ज्यादा सुविधाएं नहीं है, जिनके उपकरण नहीं है, तो उनके द्वारा जो है कहीं कहीं तो ऐसा भी किया गया कि छात्रों को टीचर जो है हफ्ते में एक दिन पढ़ाने को बुलाया गया। तो इस तरह से प्रक्रिया चली थी, इसी में प्रज्ञता थी। अब इसकी बाकी चीजें देखिए क्या है। तो सर्वेक्षण किया गया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि यह स्कूलों को सलाह देता है कि शिक्षण के तरीके के बारे में निर्णय लेने से पहले शिक्षकों के साथ साथ छात्रों के पास उपलब्ध डिजिटल बुनियादी ढांचे, माता पिता की भागीदारी के स्तर का सर्वेक्षण करें। एक तो आपको ये इसमें करना था कि पहले क्या किया जाए, जितने उपकरण बच्चों के पास उपलब्ध हैं या उनके माता पिता किस तरह से भागीदारी कर सकते हैं डिजिटल एजुकेशन को बनाने में, उसका सर्वेक्षण किया जाए। इसलिए स्कूलों को उन छात्रों तक पहुंचने की व्यवस्था भी करनी चाहिए जिनके पास घर पर किसी भी डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच नहीं है। ये देखिए, अब इसीलिए कहा गया कि केवल फेस टू फेस इंटरनेट के माध्यम से सीखना नहीं है डिजिटल एजुकेशन में। जो आपका जो प्रज्ञता दिशा निर्देश है, उसमें ये भी कहा गया कि किसी भी डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच नहीं सकते जो, उनको कैसे आप पढ़ाएंगे, उसके लिए भी व्यवस्था की गई। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट कि इसकी अवधि कितनी थी। तो देखिए, जो किंडरगार्टन और नर्सरी और प्री स्कूल है, उनके लिए माता पिता के साथ बातचीत करके प्रतिदिन केवल 30 मिनट का स्क्रीन समय अनुशासित किया गया। तो यानी जो आपके पास किंडरगार्टन, नर्सरी और प्री स्कूल थे, उनके लिए जो डिजिटल शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा देने का प्लान किया गया, वो कितना किया गया आपके पास, 30 मिनट पर डे, केवल 30 मिनट। क्योंकि आपको पता है इससे ज्यादा बोझ भी बढ़ता है, बच्चों की आई साइट वीक हो सकती है, कई सारी चीजें थी, तनाव की स्थिति आ सकती है। फिर स्कूल कक्षा 1 से 8, 1 से 8 के लिए कितना हो गया, 1.5 घंटे प्रतिदिन अधिकतम। फिर उसके बाद 9 से 12 में 3 घंटे तक लाइव की ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। तो देखिए, 3 तरह से इनकी टाइमिंग को बांटा गया। किंडरगार्टन, नर्सरी और प्री स्कूल में आपके पास 30 मिनट पर डे, 1 से 8 तक के स्कूल में 1.5 घंटे पर डे, 9 से 12 में 3 घंटे तक का समय दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए। उसके बाद दो चीजों में कैटेगराइज किया गया, देखो, स्क्रोनस या वास्तविक समय संचार, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो स्क्रोनस क्या होता है, यह वास्तविक समय शिक्षण और सीखना है जो ऑनलाइन शिक्षार्थी और व्यक्तियों के समूह के साथ एक ही समय में सहयोगात्मक रूप से हो सकता है और शिक्षक त्वरित प्रतिक्रिया की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण, उपग्रह का उपयोग करना या दूर संचार सुविधाएं। ये इन सारी चीजों से, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एजुकेशन दी जाए, ऑडियो कॉन्फ्रेंस से दी जाए, और ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से या उपग्रह के माध्यम से या दूर संचार सुविधाओं के माध्यम से दी जाए, उनको कहते हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होगा कि ऑनलाइन शिक्षार्थी या व्यक्तियों के समूह के साथ एक ही समय में सहयोगात्मक रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। यानी एक ही समय में बहुत सारे लोगों को शिक्षण किया जाए, उसमें अधिक से अधिक शिक्षार्थी जोड़े जाए इन सारे मीडियम के माध्यम से। ये था आपका सिंक्रोनस यानी वास्तविक समय संचार इसे कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, एस्क्रोनस लर्निंग की। एस्क्रोनस लर्निंग में क्या किया गया कि लाइव कक्षाओं के अलावा इसने छात्रों को पाठ डाउनलोड करने, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम सुनाने, व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से संवाद करने, स्व अध्ययन करने और रचनात्मक परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति देने वाले उपकरणों के साथ एस्क्रोनस लर्निंग के लिए कई सिफारिशें की। तो दो चीजों पे सिफारिश की, देखिए।
एक था आपका सिंक्रोनस, जिसमें एक तरह से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पढ़ाना आप कह सकते हैं सरल शब्दों में। और दूसरा आपके पास है एसक्रोनस। एसिंक्रोनस में क्या हुआ कि लाइव कक्षाओं के अलावा उसने छात्रों को पाठ डाउनलोड, जैसे आप पीडीएफ मांगते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करवा दिया। रेडियो के माध्यम से, जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है वहां रेडियो और टीवी कार्यक्रम के माध्यम से सुनाने की व्यवस्था की गई। और व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से जहां पहुंच सके वहां संवाद पहुंचाया जाए। और लास्ट में जहां कुछ नहीं हो सकता वहां स्व अध्ययन और रचनात्मक परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति देने के साथ ही उपकरणों को एसिंक्रोनस लर्निंग के लिए कई सिफारिशें पेश की। तो ये था आपका एसिंक्रोनस लर्निंग, जो रेडियो, टीवी या अन्य पाठ डाउनलोड करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जहां आप बातों को पहुंचा सके, अपने स्टडी मटेरियल को पहुंचाया जाए। और जहां कुछ नहीं हो सकता वहां स्व अध्ययन और रचनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, उसे आप असिंक्रोनस लर्निंग कहते हैं। आगे बात करते हैं, प्रज्ञता दिशा निर्देश देश भर में स्कूल जाने वाले छात्रों को लाभान्वित करने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन ईयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने की आवश्यकता पर जोर देता है। जो प्रज्ञता दिशा निर्देश थे वो क्या था कि आप किसी भी माध्यम से सिखाइए, कैसे भी सिखाइए, उन सबको एक साथ कंक्लूड करने की जो दिशा निर्देश जारी किए गए उन्हें प्रज्ञता कहते हैं। और इस पहल में स्वयं प्रभा, दीक्षा, स्वयं मोक्ष, जिसके बारे में मैंने मोक्ष की वीडियो आपने देख ली होगी, और दीक्षा की वीडियो, दीक्षा ऐप की वीडियो में आपके लिए लास्ट लेके आऊंगा, रेडियो वाहिनी, शिक्षा वाणी जैसे प्लेटफॉर्मों को शामिल किया गया। इस पहल के अंतर्गत जो है, जो आपका प्रज्ञता दिशा निर्देश थे उसमें किस किस ने हेल्प किया, स्वयं प्रभा, दीक्षा और स्वयं मोक्ष, रेडियो वाहिनी, शिक्षा वाणी जैसे प्लेटफॉर्मों को शामिल किया गया। और सारी गाइडलाइनों को इन चैनलों के माध्यम से या इन ऐप के माध्यम से चलाया गया। तो ये था आपका प्रज्ञता दिशा निर्देश। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर कीजिए। और इसके बाद में आपके लिए दो टॉपिक बचे हुए हैं इस यूनिट से। एक है आपके पास एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, और एक टॉपिक आपका बचा हुआ है लास्ट, जो का दीक्षा है। तो ये दो टॉपिक की वीडियो जल्द आपको मैं लेके आऊंगा। उसके बाद आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली आप बाकी यूनिट्स भी प्रिपेयर अपने से भी कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि मैं आपके लिए अब यूनिट वाइज क्लास ना लाके एमसीक्यू सीरीज लाऊं, तो देखते हैं कैसा भी होता है। अगर आपको यूनिट वाइज क्लास चाहिए होगी तो वो भी आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको ये यूनिट के क्लासेस पसंद आएगी तभी आपके लिए बाकी यूनिट की क्लासेस लेके आएंगे। तो ये थी आज की क्लास। होपफुली आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आपका सिलेक्शन होना ही होना है। बस आप तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।